हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 एसएसटी में सिविक्स का चैप्टर 3 व्हाट इज़ गवर्नमेंट पढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट, आपने ये नाम सुना होगा, आपके लिए बहुत जाना पहचाना नाम है। आए दिन हम न्यूज़ वगैरह में गवर्नमेंट सुनते रहते हैं। जब इलेक्शन का टाइम होता है तब हम इसके बारे में मतलब और भी ज़्यादा सुनते रहते हैं। हर एक के कहने चाहिए मुँह पे बस सरकार का ही नाम होता है। तो आज हम इस गवर्नमेंट यानी सरकार के बारे में पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करती है और हम लोगों को गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों होती है, क्यों हम गवर्नमेंट बनाते हैं और गवर्नमेंट बनाने के बाद हमको उस गवर्नमेंट से क्या फ़ायदे मिलते हैं। आज हम बहुत सारी बातें गवर्नमेंट के लेवल पे या गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। कि सबसे पहले इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट क्या है। उसके बाद हम इस गवर्नमेंट सरकार के जो लेवल्स हैं, जो स्तर हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो उसके जो 3 लेवल हैं, उन तीनों लेवल्स को हम समझेंगे। लोकल गवर्नमेंट मतलब 3 लेवल में है। पहला लोकल लेवल है, दूसरा स्टेट लेवल है और तीसरा सेंट्रल लेवल है, नेशनल लेवल। ठीक है, तो इन तीनों गवर्नमेंट के बारे में हम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट तीनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट भी पढ़ेंगे, मतलब गवर्नमेंट के प्रकार। तो जिसमें हम 2 प्रकार की गवर्नमेंट के बारे में डिटेल में जानेंगे, मोनार्की और डेमोक्रेसी। इसके बाद हम वुमेन और पीपल दोनों का स्ट्रगल देखेंगे, दोनों का संघर्ष देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपने राइट्स के लिए संघर्ष किया। इस चैप्टर में हम आज ये बेसिकली 4 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे हमारी गवर्नमेंट के बारे में कि गवर्नमेंट क्या है, हम गवर्नमेंट क्यों बनाते हैं और गवर्नमेंट हमारे लिए क्या क्या काम करती है। तो गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत सारे काम करती है। मीन्स हमारा यानी कहना चाहिए गवर्नमेंट यदि हमने बनाई है तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पब्लिक का ध्यान रखे। और पब्लिक जो है वो गवर्नमेंट इसीलिए बनाती है कि गवर्नमेंट ऐसे डिसीज़न ले जिससे जो बेनिफिट हैं वो पब्लिक को मिले। इसके अलावा हमारी जो गवर्नमेंट होती मतलब केवल ये भी मतलब हम नहीं कह सकते कि केवल भारत में ही गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट आपने हर जगह की सुनी होगी कि अमेरिका की भी गवर्नमेंट होती है, पाकिस्तान की भी गवर्नमेंट होती है। हर देश अपनी एक गवर्नमेंट बनाती है। तो ये जो गवर्नमेंट है, ये जब भी पीपल जो है अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं तो उनके कंट्री की गवर्नमेंट से कुछ एक्सपेक्टेशन होती हैं कि भाई हम जो गवर्नमेंट बना रहे हैं वो गवर्नमेंट हमारी जो नीड्स हैं, हमारी जो एक्सपेक्टेशन हैं, उन एक्सपेक्टेशन पे काम करे या उनको कंप्लीट करे। तो हमारी भी जो गवर्नमेंट है वो हमारे फ़ायदे के लिए बहुत सारे काम करती हैं, बहुत सारे डिसीज़न लेती हैं और मतलब कहना चाहिए बहुत सारी हमको सुविधाएं प्रोवाइड कराती हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ। एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीज़न। हर एक कंट्री को गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है कि वो गवर्नमेंट सही डिसीज़न ले, वो डिसीज़न ले किसी भी प्रोग्राम, किसी भी पॉलिसी के बारे में जिस कहना चाहिए डिसीज़न से पब्लिक को सपोर्ट मिले या पब्लिक को बेनिफिट मिले। डिसीज़न अबाउट वेयर टू बिल्ड द रोड, स्कूल्स, तो ये सारे डिसीज़न कि कहाँ कौन सी बिल्डिंग्स बनना है, किस बिल्डिंग के बनने से पब्लिक को ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, रोड्स बनवाना कि जिससे कहना चाहिए हमारी जो पब्लिक है उसको सुविधाएं मिलें, स्कूल्स वगैरह बनवाना। तो ये सारे काम, ये सारे डिसीज़न कौन लेती है? हमारी गवर्नमेंट। ऑन हाउ टू
रिड्यूस प्राइस ऑफ एक्सपेंसिव। और इसके अलावा गवर्नमेंट और क्या करती है कि यदि मान लो किसी भी चीज़ के प्राइस ज़्यादा हैं तो गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि एक्सपेंसेस जो चीज़ें हैं उनके प्राइस को रिड्यूस करे। और मतलब आपने सुना होगा सोसाइटीज़ के बारे में, है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, जो गरीब लोग होते हैं उनको हमारी गवर्नमेंट ये सोसाइटीज़ चलाती हैं, और जो गरीब लोग होते हैं उनको वहाँ पे जो अनाज होता है, शक्कर वगैरह होती है, वो उनको कम प्राइस में वहाँ पे हमारी गवर्नमेंट अवेलेबल करवाती है। तो गवर्नमेंट कहना चाहिए जो एक्सपेंसिव चीज़ें हैं उनको, उनके प्राइस को भी रिड्यूस कराती है। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की जो व्यवस्था है, मतलब हम ये कहेंगे कि ओवरऑल जो है गवर्नमेंट हमको बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है जो पब्लिक के लिए बेनिफिशियल होती हैं। इसके अलावा बहुत सारे सोशल प्रोग्राम भी हमारी गवर्नमेंट चलाती है। सोशल प्रोग्राम में आप देखिएगा कि जैसे कहना चाहिए जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए कुछ ऐसी सुविधाएं मुहैया कराना जिससे जो है वो यदि उनका कहना चाहिए उनके पास अर्निंग कम है, पैसा कम है, तो वो कम से कम बेसिक नीड्स जो होती हैं, बेसिक नीड्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि बेसिक नीड्स में आते हैं हमारे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये जो 5 चीज़ें हैं ये हमारी बेसिक थिंग्स हैं। तो कम से कम वो जो पुअर पीपल हैं उनको इतना बेनिफिट मिले कि वो अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट कर सके। इसके अलावा जो पोस्टल फैसिलिटीज़ हैं, पोस्टल फैसिलिटीज़ मतलब डाक सुविधा, है ना, जो लेटर वगैरह, जो कागज़ वगैरह हम इधर से उधर भेजते हो, वो पोस्टल सुविधा भी हमारी गवर्नमेंट देखती है। रेलवेज़ जो हैं, इन सारी की जो कहना चाहिए फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड कराती हैं वो हमारी गवर्नमेंट ही होती है। आगे गवर्नमेंट प्रोटेक्ट। इसके अलावा गवर्नमेंट हमको, देखिए गवर्नमेंट अपनी कंट्री के अंदर मतलब आंतरिक रूप से हमको बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है ना, कि जिससे हम मतलब कहना चाहिए पब्लिक को बहुत सारा फ़ायदा मिल सके। लेकिन इसके अलावा गवर्नमेंट और भी एक काम करती है कि जो हमारी सीमावर्ती क्षेत्र हैं, मतलब जो हमारे देश की जो बाउंड्रीज़ हैं, उन बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करवाने का काम भी कौन करती है, हमारी गवर्नमेंट। आपने देखा होगा इसके लिए वो आर्मीज़ वगैरह की व्यवस्था करती है ताकि जो है हमारी जो आउटर जो हमारी बाउंड्रीज़ हैं उसको हमारी गवर्नमेंट जो है प्रोटेक्ट कर सके। और बाहरी जो अटैक होते हैं, जो आउटर अटैक होते हैं हमारे ऊपर, दूसरे देश जो हमारे ऊपर अटैक करने की मतलब कहना चाहिए प्लानिंग बनाने रहते हैं, उस प्लानिंग को वो फेल करते हैं आर्मीज़ के लोग। और गवर्नमेंट जो है बाहरी आक्रमणों से अपने देश की जो है हमारे देश के अंदर हमारी सुरक्षा करती है। इसके बाद मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विथ अदर कंट्रीज़, और प्रोटेक्ट तो वो करती है, इसके अलावा दूसरी कंट्रीज से ऐसे रिलेशंस बनाती है कि वो रिलेशन कैसे हों, पीसफुल हो, मतलब दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध कैसे हों, शांतिपूर्ण हो। इसके बाद गवर्नमेंट की और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जैसे पीपल गेट इनफ फूड, की मतलब वो लोगों अपने जिस देश की सरकार होगी, चाहे वो हमारे भारत की हो चाहे दूसरे देश की हो, तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो ये देखेगी कि उस देश के लोगों को इनफ फूड मिल रहा है, मतलब पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन नीट एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, एनवायरनमेंट अच्छा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है। सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ देखना कि कहीं कोई बीमारी तो नहीं आ रही, और यदि बीमारी आ रही है तो उसके लिए फिर वो कैसे प्रिकॉशंस लें, कैसे उसको मतलब कैसे पब्लिक को प्रिवेंट करें। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है, और गवर्नमेंट इसके लिए हमेशा अपने नागरिकों को अवेयर भी करती है। जैसे कि अभी आप रिसेंटली यदि मैं आपसे मुद्दे पे चर्चा करूं तो हमारा जो कोविड-19 जो हमारे कहना चाहिए महामारी जो अभी फैली हुई है, कोरोना वायरस, तो उसमें देखा होगा कि सभी देशों की सरकारें मतलब कितने बढ़ चढ़ के उसमें अपने पब्लिक की, अपने देश के लोगों की रक्षा के लिए कहना चाहिए वो कितने प्रोग्राम्स बना रही हैं, कितना पब्लिक को बार बार अवेयर कर रही हैं कि आप हाथ धोइए, आप मास्क लगाइए, है ना। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि गवर्नमेंट जो है पब्लिक को अवेयर करे और पब्लिक को फैसिलिटीज़ दे कि वो एक अच्छे हेल्थ के साथ अपना जीवन यापन कर सकें। उसके अलावा गवर्नमेंट की और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे नेचुरल डिज़ास्टर मीन्स कभी जैसे आपने देखा होगा कभी बाढ़ आ जाती है, कहीं तूफान, अभी निसर्ग तूफान आया कुछ दिन पहले, है ना, वेस्ट बंगाल में। तो आपने देखा कि इस तरीके से कि जो नेचुरल डिज़ास्टर आते, कभी अकाल पड़ जाता है, कभी कहना चाहिए भूकंप, अर्थक्वेक्स आते हैं, फ्लड आ जाते हैं। तो ऐसे में जो नेचुरल डिज़ास्टर आते हैं तो उस जो प्रभावित एरियाज़ होते हैं,
है ना, उस डिज़ास्टर से, तो वहाँ पे तुरंत गवर्नमेंट जो है अपनी हेल्प के लिए पहुँचती है, वहाँ पे जो है रिलीफ प्रोग्राम वहाँ पे तुरंत चलाए जाते हैं। इसके अलावा कोर्ट जो होते हैं वो भी हमारी गवर्नमेंट का एक पार्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट लॉ और ऑर्डर मेंटेन करती है, और लॉ और ऑर्डर यानी कानून जब वो बनाती है तो गवर्नमेंट ये देखती है कि कानून बनाने के बाद उसका इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, और फिर उसके बाद यदि उस बनाए गए कानून को यदि कोई नहीं मानता है तो फिर कोर्ट में उस चीज़ का जस्टिस किया जाता है, वहाँ पे लोगों को न्याय दिया जाता है। तो हमारी गवर्नमेंट जो है, आपने देखा कि गवर्नमेंट अपने कंट्री के अंदर लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने के साथ साथ आउटर बॉडीज़ को भी प्रोटेक्ट करती हैं, अदर कंट्रीज़ के साथ पीसफुल रिलेशनशिप मेंटेन करती हैं। उसके बाद कहना चाहिए उसकी हेल्थ का ध्यान, यदि कोई प्राकृतिक आपदा यदि आती है, यदि कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है, तो सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करने का, नागरिकों को न्याय दिलवाने की सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है। और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हर कंट्री के लोग जो है वो अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। अब व्हाई वी नीड गवर्नमेंट, हमको इस गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों होती है? तो व्हेन ह्यूमन बींग्स लिव एंड वर्क टुगेदर, आपने देखा होगा सभी ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो एक साथ काम करते हैं, एक साथ जीवन जीते हैं। तो सीधी सी बात है कि जब इतने सारे लोग, इतनी सोसाइटी के लोग मिलकर साथ में रहेंगे, मिलकर साथ में काम करेंगे, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं थोड़े से फ्रैक्शंस होते हैं, मनमुटाव होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स, इन टकरावों को दूर करने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड मतलब कहना चाहिए संस्था होनी चाहिए, या मतलब ऐसे हमारे पास एक होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन जो अपना डिसीज़न लेके हम लोगों को साथ में रहना ईजिली कर सके, है ना। तो उन डिसीज़न को लेने के लिए ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के रूप में क्या होती है? गवर्नमेंट होती है। क्योंकि यदि हम हमारी फैमिली की बात लें तो हमारी फैमिली में भी देखो हम सब साथ में रहते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा कि भाई बहनों में आपस में थोड़ा बहुत झगड़ा कभी हो जाता है, तो घर में आपने देखा होगा कि जो घर के हेड होते हैं, मम्मी पापा, है ना, तो वो तुरंत बच्चों को समझाते हैं, समझाइश देते हैं और उनको बताते हैं कि नहीं आपको इस तरीके से डिसिप्लिन में काम करना है, तो फिर वो वापस से मिलके फिर हंसते बोलते वो काम करने लगते हैं, भाई बहन साथ में रहने। तो इसी प्रकार हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो भी राइट टाइम पे डिसीज़न लेके, वो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है राइट टाइम पे डिसीज़न लेके लोगों के लाइफ को ईजी बनाती है, और लॉ जो है कानून भी बनाती है ताकि लोग, और ये कानून जो होते हैं हमेशा पब्लिक के भलाई के लिए होते हैं, उनके वेलफेयर के लिए होते हैं, और पब्लिक ये अच्छे से जानती है। तो उनके पब्लिक के वेलफेयर के लिए बनाए गए जो लॉ होते हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन का काम भी कौन करती है? गवर्नमेंट। अब आप ये देखिए कि यदि मान लो कोई कानून बन गया है तो खाली बनने पे, ऑन पेपर रहने से उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन ना हो, है ना। क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन होगा तभी लोगों को उस कानून से सुविधाएं मिलेंगी। तो सरकार हमारे लिए कानून बनाती है, वो कानून बनाती है जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, हमारे वेलफेयर के लिए होते हैं, हमारी भलाई के लिए होते हैं, और फिर उनका इम्प्लीमेंटेशन करवाती है और जनता उनको फॉलो करती है और उनसे लाभ लेती है। और जो उनको फॉलो नहीं करते वहाँ फिर कोर्ट जो है गवर्नमेंट को हेल्प करती है। तो अभी मैंने आपको व्हाट इज़ गवर्नमेंट समझा दिया है। अब हम आगे देखेंगे। स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, कि हमारे सरकार के कौन कौन से लेवल्स हैं, या सरकार जो है कितने स्तरों पर काम करती है। तो देयर आर 3 लेवल्स, है ना। गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल्स, 3 डिफरेंट लेवल्स पे गवर्नमेंट काम करती है। लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट मतलब होता है हमारी स्थानीय सरकार, स्टेट गवर्नमेंट राज्य की सरकार, और नेशनल या कहना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे राष्ट्र की सरकार। तो 3 लेवल पे ये हमारी गवर्नमेंट काम करती है। लोकल गवर्नमेंट जो होती है वो विलेज और टाउन्स पे होती है, ताकि, और इस गवर्नमेंट में कहना चाहिए
सरपंच और उसके जो पंचायत होती है उसके पंच मतलब मेंबर्स। तो ये लोकल गवर्नमेंट में सरपंच जो होते हैं वो हेड होते हैं, सरपंच हेड होता है। एक मतलब जो पूरी पंचायत होती है उसके मेंबर्स होते हैं, उसमें एक जिस व्यक्ति को हेड बनाया जाता है उसको हम सरपंच बोलते हैं। तो ये सरपंच और पंच मिलके जो है वो विलेज और टाउन में जो भी मतलब कहना चाहिए पब्लिक की फैसिलिटीज़ के लिए प्रोग्राम्स हैं, उन प्रोग्राम्स को ये मतलब इनकी देखरेख में वो प्रोग्राम्स जो है वो चलते हैं। और लोकल गवर्नमेंट कहना चाहिए उसमें सारे गांव और या फिर जो जिस टाउन पे वो है वहाँ पे नागरिकों को पूरी फैसिलिटीज़ इनके द्वारा प्रोवाइड की जाती है। मतलब लोकल गवर्नमेंट के जो भी मेंबर्स बनाए जाते हैं वो सभी उनके गांव या विलेज में कहना चाहिए सारी फैसिलिटीज़ पब्लिक को प्रोवाइड कराते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है, जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं वो अपने स्टेट के लोगों के लिए फैसिलिटीज़ या उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। और नेशनल और सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है वो पूरी एंटायर कंट्री के लिए काम करती है कि देश में कहना चाहिए क्या जनता को लाभ पहुंचाने के लिए कौन से प्रोग्राम्स चलाए जा सकते हैं या हमारे देश की रक्षा कैसे की जा सकती है। तो ये सारे प्रोग्राम जो हैं वो कहना चाहिए नेशनल लेवल पे आते हैं और नेशनल लेवल पे पूरी एंटायर कंट्री के वेलफेयर के लिए काम किया जाता है। और ये ज़रूरी भी है। ज़रूरी मतलब ये जो लेवल्स वाली जो गवर्नमेंट है ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आप सोचिए कि यदि मान लो एक छोटा सा गांव है और उस छोटे से गांव में मान लो पानी की बहुत समस्या है, साफ़ पानी नहीं आता, लोगों को कहना चाहिए घंटों सफ़र करना पड़ता है, 2-2, 3-3 किलोमीटर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। तो ऐसी स्थिति में अब ज़रूरी है कि उस गांव में भाई या तो कोई अच्छा साफ़ कुएँ की खुदाई करवाई जाए या ऐसी कोई व्यवस्था हैंडपंप खुदवाए जाएं, है ना। तो मतलब पानी की अच्छी व्यवस्था करवाई जानी चाहिए। तो यदि मान लो ये लेवल्स नहीं होते गवर्नमेंट, एक ही गवर्नमेंट होती और वो पूरे देश का ध्यान रखती, है ना। तो आप सोचिए कि क्या इतने बड़े लेवल पे उस छोटी सी जगह पे ये पानी की समस्या सही समय पे सॉल्व हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि इसको मैं एक छोटे से और उदाहरण से भी समझाती हूँ। जैसे हम उदाहरण ले लें, मान लो स्कूल है सपोज टू बी, तो आप देखिए कि स्कूल्स पे काम कैसे होते हैं, बटे हुए होते हैं। जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं उनका काम अलग होता है। फिर यदि मान लो स्कूल जो है क्लास 1 से लेकर 12 तक है तो आप देखेंगे वहाँ पे सारे क्लास टीचर्स होते हैं, सारे सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं, है ना। फिर हमारे जो ऑफिस वर्कर्स जो होते हैं वो होते हैं, फिर हमारे जो कहना चाहिए क्लर्क वगैरह होते हैं, है ना। फिर प्यून्स होते हैं, फिर कहना चाहिए गार्ड्स वगैरह होते हैं, चौकीदार वगैरह होते हैं। तो आप देखिएगा कि ये सब क्यों होते हैं और इन सब के कामों को क्यों बांटा जाता है कि एक अकेला प्रिंसिपल इतना सारा अरेंजमेंट, यदि अकेला प्रिंसिपल हो और इतना सारा अरेंजमेंट वो, लेकिन यदि वो कैसे देखेंगे। और यदि ये काम बटा हुआ होगा, अब सबको अपने राइट्स दे दिए कि ठीक है आप इस क्लास को मेंटेन करेंगे, आप यहाँ देखेंगे आप, तो वो क्या होता है उनके पास भी पावर है कि भाई आप अपनी क्लास का देखिए, सब आपको अरेंज करना है, तो वो क्या होता है प्रॉपर काम हो जाता है। तो इसी प्रकार ये सब लेवल्स बांटे जाते हैं कि इनमें क्या होता है, जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, स्टेट लेवल की और लोकल गवर्नमेंट को कुछ पावर दे देते हैं और मनी भी प्रोवाइड कराते हैं कि भाई आपके लेवल पे यदि कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप यहाँ पे हेड हैं और आपको इतना पैसा भी है, आपके पास स्कीम्स भी हैं, आप स्कीम लॉन्च करके इन पैसे से मतलब पब्लिक को फैसिलिटीज़ दीजिए, उनके वेलफेयर के लिए काम कराइए। क्यों? क्योंकि भाई देखिए प्रॉब्लम्स जब होती है सॉल्यूशन तभी होना चाहिए, है ना। और कहना चाहिए यदि लोकल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे उन स्टेट पे उन कहना चाहिए लोकल विलेज या टाउन पे कोई प्रॉब्लम आएगी तो उनके जो हेड होंगे गवर्नमेंट के, है ना, तो वो
तुरंत उसका उपचार कर देंगे, उस समस्या का समाधान कर देंगे। लेकिन यदि हम ये सोचें कि भाई नहीं, एक ही गवर्नमेंट है, एक ही लेवल पे है, तो आप सोचिए कि फिर पहले लोकल वाले स्टेट गवर्नमेंट वालों को बताएंगे, फिर स्टेट वाले नेशनल लेवल वालों को प्रॉब्लम्स बताएंगे, फिर वहाँ से सॉल्यूशन स्टेट आएगा, फिर स्टेट से लोकल में आएगा। पता चला जब तक सॉल्यूशन आ रहा प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व हो गई है ना। तो इसीलिए इस लेवल्स बनाए जाते हैं ताकि प्रॉब्लम्स यदि कोई क्रिएट हो तो यहाँ पे सबके अपने हेड भी होते हैं गवर्नमेंट के, और कुछ मतलब उनको मनी भी प्रोवाइडेड होती है ताकि वो अपने हिसाब से वो कर सकें, पैसे लगा के, और पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम कर सके, उनको फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा सके। अब आपको ये समझ में आ गया कि लेवल्स क्यों होती है गवर्नमेंट में। तो हमारे टाउन और विलेज को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए हमारी स्थानीय सरकारें होती हैं, लोकल गवर्नमेंट। हमारे स्टेट में प्रॉब्लम ना आए, हमारा राज्य जो है वहाँ पे सभी व्यक्तियों को सुविधाएं मिलें, फैसिलिटीज़ मिलें, तो उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट अपने स्तर पर कार्य करती है, और पूरे देश के लिए नेशनल स्तर पे, नेशनल लेवल की गवर्नमेंट्स काम करती हैं। ठीक है। और ये कहना चाहिए गवर्नमेंट जो होती है, नेशनल गवर्नमेंट जो होती है, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट वो सारे लॉ बनाती है, और जितने भी लॉ बनते हैं ये एवरीवन टू फॉलो दीज लॉ, मतलब इन कानूनों को सभी लोगों को फॉलो करना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि जब ये लोग कानून को फॉलो करते हैं, अच्छे से उनको मानते हैं, उनका पालन करते हैं, तभी हमारी गवर्नमेंट फंक्शन कर सकती है, अच्छे से काम कर सकती है। गवर्नमेंट कहना चाहिए गवर्नमेंट के पास ही ये पूरा पावर होता है कि वो जितने भी कानून बनाए उस कहना चाहिए वो पब्लिक उनको माने, उनका अच्छे से पालन करे। और यदि ऐसा नहीं होता तो हमारी गवर्नमेंट के पास ये पावर होता है कि उस पावर के थ्रू वो जो व्यक्ति कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, या जो व्यक्ति उन कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनको तोड़ रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जेल की भी व्यवस्था है, और ऐसे व्यक्तियों को फाइन भी इम्पोज करवाया जा सकता है कि भाई आपके ऊपर ये फ़ाइन है, आपने ये कानून तोड़ा, आपको इतना फ़ाइन देना होगा। जैसे आपने देखा होगा ना कि ट्रैफिक नियम पे यदि कोई भी व्यक्ति यदि गाड़ी चलाता है तो उसके पास लाइसेंस होना कंपलसरी होता है ना हमारे कानून के अनुसार, और यदि उसके पास लाइसेंस नहीं होता तो क्या होता है, उसको फ़ाइन इम्पोज करना होता है, उसको फ़ाइन देना होता है। अब ये हो गई हमारी लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट की बात। अब हम आगे आएंगे टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। आज हम 2 प्रकार की गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, मोनार्की और डेमोक्रेसी। अब मोनार्की गवर्नमेंट क्या होती है? तो मोनार्की गवर्नमेंट में क्या होता है, मोनार्क मतलब होता है किंग या क्वीन। पुराने समय में होता था ना राजा महाराजा, है ना, रानियां जो शासन करती थी, वो होता है मोनार्क। तो मोनार्क उस समय क्या होता है, ये वाली जो गवर्नमेंट होती है इसमें पूरा पावर किंग या क्वीन के पास होता है, ठीक है ना, और वही सारे डिसीजन लेते हैं, वही सारे कानून बनाते हैं, और अपने बनाए गए कानूनों से वो अपनी गवर्नमेंट को रन भी करते हैं। और या तो ये एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति होता है, या फिर स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कहना चाहिए जितने भी मैटर होते हैं उन सभी मैटर पे केवल यही लोग फाइनल डिसीजन लेते हैं। और मोनार्क जो होता है किंग या क्वीन, वो बहुत पावरफुल होता है और सारी शक्तियां केवल उसी के हाथ में केंद्रित होती हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा ना तानाशाही शासन के बारे में भी आपने सुना होगा, है ना। तो उसमें जैसे होता है ना कि तानाशाह जो होता है वो क्या होता है, तानाशाह बंदूक की नोक पे शासन करने वाला, है ना। तो कहना चाहिए ये मोनार्क होते थे, और वो मोनार्क जो है खुद डिसीजन लेते थे, खुद अपनी कहना चाहिए अपने अपने पावर से शासन करते थे। और मतलब कहना चाहिए जो भी फाइनल डिसीजन होता था ये केवल इन्हीं के हाथों में होता था, और इन्हीं के बनाए हुए कानूनों का पालन सबको करना पड़ता था, ठीक है। मतलब जो भी डिसीजन होंगे, जो भी रूल्स होंगे, वो केवल क्वीन या किंग बनाएंगे, और सभी लोगों को उनके बनाए हुए कानूनों को मानना ही होता था। अब ये अलग टाइप ऑफ गवर्नमेंट, मतलब डेमोक्रेसी से अलग टाइप था, है ना। तो गवर्नमेंट के एक प्रकार में हमने पढ़ा मोनार्की, जिसमें राजा का शासन होता है। और
डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी में होता है कि डेमोक्रेसी में जनता शासन करती है, ठीक है ना। मतलब पीपल गिव्स पावर टू गवर्नमेंट, जनता जो है वो गवर्नमेंट को इलेक्शन में वोट दे के इलेक्ट करती है और फिर गवर्नमेंट को पावर देती है। जैसे कि हमारे भारत में, हमारा भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमारे भारत में भी डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी जो है इसमें जनता जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू जो है, हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव वो गवर्नमेंट में जाते हैं और हमारे वेलफेयर के लिए, हमारे लिए वो वहाँ पे जाके हमको फैसिलिटीज़ देते हैं, हमारे लिए काम करते हैं। इसलिए डेमोक्रेसी को क्या कहा गया है कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है ना। और हमारे भारत में भी डेमोक्रेसी है जो कि बहुत लॉन्ग स्ट्रगल के बाद हमको मिला, लेकिन हमारे यहाँ कहना चाहिए हम जो है हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और उनको खुद चुन के गवर्नमेंट में भेजते हैं और वो वहाँ पर जाके, क्योंकि हमने उनको खुद चुन के भेजा है, तो वो वहाँ पर जाके हमारे वेलफेयर, हमारी भलाई के लिए काम करते हैं। अभी वैसे दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कहना चाहिए डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जहाँ और कहना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ हम मतलब कहना चाहिए डेमोक्रेसी है तो हम उस डेमोक्रेसी में अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट करते हैं। और किस तरीके से करते हैं? क्योंकि हमको काय का अधिकार मिला है? राइट टू वोट। हमारे यहाँ कौन सा सिस्टम है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। मतलब हमारे भारत में रहने वाला हर वो नागरिक जिसने 18 वर्ष की आयु इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ वयस्क एडल्ट होने की एज को निश्चित कर दिया गया है 18 ईयर्स। तो 18 साल या उससे ऊपर के सब एडल्ट व्यक्तियों को पूरी समानता के साथ, मतलब विदाउट एनी ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी भेदभाव के साथ, कहना चाहिए सभी लोग समानता के साथ अपने वोट का प्रयोग कर सकते हैं। उनको राइट टू वोट मिला है। मतलब इसमें कहना चाहिए अमीरी गरीबी के आधार पे कोई भेदभाव नहीं हो सकता, मेल फीमेल के आधार पे कोई भेदभाव नहीं हो सकता। कहना चाहिए भारत में रहने वाला वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, स्टेट के आधार पे उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। धर्म, जाति, रंग, रूप, है ना, फिर कहना चाहिए लिंग के आधार पे, फिर रेस के आधार पे, किसी भी आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। भारत में रहने वाला हर वो नागरिक जिसने 18 वर्ष की आयु को पूरा कर लिया है, एज को कंप्लीट कर लिया है, उसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू वो राइट टू वोट, उसको मत देने का, उसको वोटिंग करने का अधिकार प्राप्त होता है। और जब हमको वोटिंग करने का राइट्स मिलता है तो हम वोट देकर हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाके गवर्नमेंट बनाते हैं और वहाँ पर हमारे भेजे हुए रिप्रेजेंटेटिव है तो वो पब्लिक की वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा डेमोक्रेसी को क्या कहा जाता है? जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। तो यहाँ पर पूरा काम, मतलब जनता खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजती है और वो जाके पब्लिक के वेलफेयर के लिए ही काम करते हैं। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट और टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब हम आगे देखेंगे क्या है इसमें। स्टूडेंट्स, अभी हमने लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट पढ़ा, उसके बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट भी बता दिए, है ना। अब आगे हम देखेंगे स्ट्रगल फॉर राइट टू वोट, मतलब जो अभी मैंने आपको बताया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, उसमें जो राइट टू वोट कहना चाहिए सिटीजन्स को, नागरिकों को मिला। तो इस राइट टू वोट के लिए जो लोग थे उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किए। मीन्स पहले के समय में क्या होता था, जैसे जो वुमेन थी, है ना, औरतें जो थी, उनको ये राइट्स नहीं दिया गया था कि वो राइट टू वोट या कहना चाहिए वो मत अपना वोट दे सके और अपनी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सके। यहाँ तक कि पुअर पीपल जो होते थे, गरीबों को भी इसमें शामिल नहीं किया जा सकता था। इसमें केवल मैन शामिल थे
और वो लोग जो रिच होते थे या जिनके पास प्रॉपर्टीज़ होती थी, और जो लोग पुअर होते थे, गरीबों को इसमें शामिल नहीं किया जाता था। और वुमेन के लिए ये कहा जाता था कि वो लोग जो होती हैं, औरतें जो होती हैं, वो घर का काम करें और वो कोई भी कहना चाहिए कंट्री लेवल का कोई भी डिसीज़न मेकिंग में अपना रोल अच्छे तरीके से नहीं निभा सकती। तो इसके चलते उन लोगों को राइट टू वोट से अलग रखा गया। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस बात का विरोध किया, यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी जी हैं, उन्होंने भी इस बात का विरोध किया। उनको ये कंडीशन बहुत अनफेयर लगी और उन्होंने ये डिमांड करी कि नहीं, मैं इनके अलावा, रिच लोगों के अलावा गरीब लोग जो हैं वो भी, प्लस औरतें भी जो हैं, वुमेन भी जो हैं, वो भी कहना चाहिए गवर्नमेंट को बनाने में, उसको फॉर्म करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तब कहना चाहिए हमारे देश इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो हम आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है हमको ये राइट्स मिल गया। और हमारे भारत में कहना चाहिए सभी लोग कहना चाहिए पूरी समानता के साथ सबको ये अधिकार दिया गया कि वो अपने गवर्नमेंट को चुनने के लिए अपने वोट को कास्ट कर सकते हैं। और कहना चाहिए इसके लिए वुमेन जो है उन लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। क्योंकि औरतों को हमेशा कमतर माना जाता था ना, ये कहा जाता था वो डिसीज़न नहीं ले सकती, इसमें अच्छे से रोल प्ले नहीं कर सकती, है ना। तो इसके लिए बहुत सारे अलग अलग जगह, मतलब हमारे देश की ही बात नहीं, दुनिया के और भी देशों में बहुत सारे जो हैं मूवमेंट हुए, बहुत सारे आंदोलन हुए, और वह आंदोलन के बाद जो है औरतों को राइट टू वोट यानी कहना चाहिए मत देने का अधिकार, अपने वोट को कास्ट करने का अधिकार मिला। अमेरिकन गवर्नमेंट ने जो 1920 में राइट टू वोट दिया वुमेन को, और यूनाइटेड किंगडम में 1928 को ये राइट्स उनको मिल गया। और हमारे भारत में आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है वो ये अधिकार औरतों को मिला कि अब भारत में हर वह नागरिक जो कहना चाहिए 18 वर्ष की जो एडल्ट होने की एज को कंप्लीट कर लेता है, उसको अमीरी गरीबी के आधार पे अलग नहीं रखा जा सकता, जाति धर्म के आधार पे अलग नहीं किया जा सकता, मेल फीमेल के आधार पे अलग नहीं किया जा सकता। कहना चाहिए भारत में रहने वाले हर एक नागरिक को राइट टू वोट यानी अपने वोट को कास्ट करने का पूरा अधिकार दिया गया। तो आज मैंने आपको व्हाट इज़ गवर्नमेंट के बारे में ये चैप्टर पूरा समझा दिया है। आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा आई होप। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।